फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की फोटो देखकर एक मांस के बने कंकाल के हाथ से एक रिंग निकालता है और उसे अपने गले के लॉकेट के साथ पहन लेता है और फिर उस मांस के कंकाल को बर्नर में जला देता है और उस राख को एक बोतल में भरकर रख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि वह फास्ट सूट पहनकर एक कंटेनर से बाहर निकलता है जहां पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है और वहां ज़ॉम्बीज़ के सामने आ जाता है और उसे गोली मारकर उड़ा देता है। कुछ टाइम बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो मशीन गन का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में एक माँ अपने बच्चे एमा को घर छोड़कर जाने को कहती है और एमा के सवाल करने पर वो कहती है कि तुम्हें जाना होगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इसी बीच उनकी खिड़की पर कोई आवाज देता है और वो देखने जाती है और वह अपनी माँ से पूछती है कि वो पापा है। उसकी माँ कहती है कि वह शरीर पापा का है लेकिन वह तुम्हारे पापा नहीं है, वह अब बीमार हो चुके हैं और वह घर के अंदर आने की तैयारी में है। और यह देखकर उसकी माँ कहती है कि हम दोनों एक साथ अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू करेंगे और वह अपनी माँ को अपने साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और कहती है कि घर में रहना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि उसके पापा भी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, थोड़ी देर के अंदर घर में घुस जाएंगे और किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ यह सब देखकर बताती है कि पिछली बार उनके पिता ने उन्हें काट लिया था और अगर ऐसा दोबारा होता है तो वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसके बाद उसकी माँ एमा को अपने बचपन की याद दिलाती है जहाँ एमा दौड़कर आती थी और उन्हें रुकने को कहती थी, पर आज उसकी माँ नहीं रुकने वाली थी, आज उन्हें दौड़ना ही होगा। इसी बातों के बीच ज़ॉम्बी घर में घुस जाते हैं और माँ एमा को पीछे से दरवाजे से भगा देती है, लेकिन ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी उसकी माँ एमा को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उसे एक पत्थर मारती है ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ आ सके। इसके बाद ज़ॉम्बी उसकी माँ को लेटाकर जमीन पर खा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब एक महिला को चुपके बाकी ज़ॉम्बी से बचते हुए एक अन्य ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए दिखाया जाता है और वह लड़की जिस लड़के का पीछा कर रही होती है वह एक मॉल में घुस जाता है और लड़की उसे बाहर खड़ी होकर देख रही होती है और इसी बीच से एक आदमी उसे आवाज देता है और उसे अंदर जाने से रोकता है, किंतु शायद उस लड़की को सुनाई नहीं देता और धीरे धीरे वह आदमी उस लड़की की ओर आगे बढ़ता है और वह उसके कंधों पर हाथ रखता है और लड़की डर जाती है। फिर वह उसे समझाता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहकर वह उसे लेकर वहां से भाग जाता है और वह आदमी उस लड़की को एक शांत जगह पर ले जाकर समझाता है और कहता है कि यहाँ घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हमें जैसे खाने की भूख लगती है वैसे ही ज़ॉम्बी को खून की भूख लगती है। लेकिन वह लड़की उस आदमी को बीच में ही रोक लेती है और अपने गले से एक बोर्ड निकाल कर देती है जिस पर लिखा होता है कि वह सुन नहीं सकती, इसलिए मुझसे बात करने के लिए मेरी तरफ देखिए और क्लियर बोलिए। वह आदमी उसकी तरफ बात को दोबारा दोहराता है और उस लड़की को उसके साथ आने को कहता है और जब वो आदमी उससे यह बात कहता है तो उसके मन में शंका पैदा होती है। तब वह आदमी उसे समझाता है कि उसके घर पर उसकी बीवी और बहन है जिन्होंने अच्छा खाना बनाया होगा और यह कहकर उस लड़की को अपने घर बुलाता है और लड़की मान जाती है और घर की ओर बढ़ते हुए वह आदमी उस लड़की को बताता है कि उसके माँ जैसा सूप कोई नहीं बना सकता और वह लड़की एकदम से रुक जाती है और याद करती है कि इसने तो पहले बीवी और बहन का जिक्र किया था। इस सवाल को वह लड़की लिखकर पूछती है क्योंकि वह बोल नहीं सकती, पर वो आदमी उस लड़के से कहता है कि मेरी माँ भी जिंदा है और ऐसा दर्शाता है कि उसकी माँ ने वापस उसे जवाब दिया हो। इसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह लड़की से बदसलूकी कर उसे घसीटता हुआ अपने घर लेकर जाता है और उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन वह चालाक लड़की उसे लिखकर यह कहती है कि ये जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहती है कि मेरे कपड़े मत फाड़ो क्योंकि इनके अलावा मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। इसके बाद वह कहती है कि मुझे जूते उतारने दो। वो आदमी मान जाता है और उसके शरीर को देखने लगता है। इसी बीच वो लड़की अपने जूतों से चाकू निकाल कर उस आदमी पर वार करती है और इस आदमी की निगाह उस पर पड़ जाती है और वह अपनी बंदूक निकाल लेता है और लड़की को डराना शुरू करता है और वह उस लड़की को बेसमेंट में लेकर रस्सी से बांध देता है और कपड़े उतारना शुरू कर देता है, जहां पर पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी उस पर वार करता है और मासूम लड़की वहां से भाग जाती है। अगले सीन में एक इंसान जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था जिसका नाम कर्नल सोएरिक होता है और वह ओशियन की ओर जाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट पार करना होता है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेती है और कहती है कि आगे क्वारंटाइन का इलाका है, अगर आप आगे जाएंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और पुलिस वाले और कर्नल के बीच बातचीत चली रही थी जिसके बाद वहां पर ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे गोली मारकर पुलिस कर्मचारी उसे मार देता है। कर्नल के लाख बोलने पर भी पुलिस वाला नहीं मानता। आखिरकार कर्नल हार मान लेता है और वहां से जाने लगता है। फिल्म में आगे हमें उस लड़की को ज़ॉम्बी के हाथ से बंदूक खींचते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वह पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर वार कर देता है, पर किस बचाकर वहां से भाग जाती है और एक क्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और आगे कर्नल ओशियन पर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था
और जहाँ पर उसे एक दूसरा पुलिसकर्मी मिलता है और कर्नल उस पुलिसकर्मी को खाने के लिए स्टिक्स देता है, जिसके बदले वह उसे आगे जाने देता है। और पुलिसकर्मी कर्नल से कहता है कि तुम अपनी माँ को मार दो, या भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी बॉडी गाड़ी में थी। इसके बाद वह ओशन की तरफ बढ़ जाता है और उसे वह मासूम लड़की दिखती है जो कि क्रेन पर लटकी हुई थी और उसके नीचे एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। कर्नल उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी की तरफ रुख करता है तो वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर ज़ॉम्बी हमला बोल देते हैं। इसी कारण उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है और इसी बीच उन्हें विल्सन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि ज़ॉम्बी को गड्ढे में पटककर ज़ॉम्बी के बारे में स्टडी कर रहा था। तभी वो तीनों मिलकर रात का खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच विल्सन बताता है कि जो लोग नए नए ज़ॉम्बी बने हैं वो एक दूसरे को खा रहे होते हैं और तभी वे वहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन बूढ़े ज़ॉम्बी को चकमा देना आसान होता है। विल्सन साथ ही यह भी बताते हैं कि पास में एक डैम है और वे वहाँ पर सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी सीमेंट की बनी दीवारों पर नहीं चढ़ सकते, यानी कि उस दीवार को पार कर पाना उनकी बस की बात नहीं है। लेकिन कर्नल कहता है कि तुम दोनों वहाँ से चले जाओ, मुझे तो ओशन जाना है। और तभी विल्सन कर्नल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल अपनी बात पर अड़िग रहता है और ओशन का रास्ता पूछने लगता है। विल्सन और वो लड़की रात को शराब पी रहे होते हैं। तभी कर्नल की बोतल जिसमें ऊपर राख पड़ी हुई थी उसे देखकर विल्सन सवाल करता है कि क्या इसमें पानी है। कर्नल थोड़ा रुक कर बोलते हैं, जब आउटब्रेक हुआ था तब मिलिट्री ने उन्हें हथियार और सुरक्षा कवच दिए थे, लेकिन फिर भी कर्नल अपने परिवार को नहीं बचा सका। और कर्नल आगे अपनी आप बीती सुनाते हैं और वह बताते हैं कि उनके परिवार को ओशियन देखना था, लेकिन वह हमेशा अपनी पत्नी की बात टालते रहे और कहते हैं कि जब मैं घर वापस गया तो मुझे खून के सिवा कुछ नहीं मिला और उनके बच्चों और पत्नी की बॉडी को पूरी तरह से ज़ॉम्बी खा रहे थे। इसलिए कर्नल उनकी राख को ओशियन के पास दफनाना चाहता था। विल्सन भी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहता है कि वह इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी बेचा करता था। दोनों बातें करके लौट रहे होते हैं कि तभी वो एक लड़की का बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले ही ठीक हूँ। फिल्म में आगे हमें लड़की को मॉल में जाते हुए दिखाया जाता है, जिससे वह सामने से चेन बांधकर बंद कर देती है और ऐसा लगता है कि वह किसी को ढूंढ रही है और वह सुन भी नहीं सकती और इसी वजह से वह ज़ॉम्बी की आवाज नहीं सुन पाती। और वह ज़ॉम्बी एक लेडी होती है जिसके अपने हाथ में एक बच्चा लेकर रखा हुआ था और लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है और वह महिला ज़ॉम्बी को ढूंढ रही होती है। लड़की अपने साथ कुछ अन्य कपड़े लेकर मॉल के जमीन पर कपड़े को बिस्तर बनाकर लेट जाती है। अब लेडी ज़ॉम्बी अपने हाथ में बच्चा लिए उस लड़की की तलाश में थी और वह उसे ढूंढ लेती है, लेकिन वह लड़की उसे मारकर बाहर भागने में कामयाब हो जाती है और उसे बीच रास्ते में कर्नल मिल जाता है और विल्सन भी मिलता है। और अगली सुबह वह तीनों ओशियन की तरफ रुख कर लेते हैं और ओशियन पर पहुंचकर कर्नल अपने बच्चों की राख ओशियन के पास गिरा देता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता। इसके बाद विल्सन और स्टेफनी उसके हस्बैंड के पास वापस ले जाते हैं। अब डैनियल सेल ऑर्गेनेल्स और वहां फंसे लोगों की जान बचाने के लिए मिशन पर होता है और ऐसा करते वक्त कर्नल को उसकी बेटी मिलती है जिसको एक महिला अपने पास सुरक्षित रखे हुए थी और अपनी बेटी को जिंदा देख कर्नल बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह महिला जिसने कर्नल की बेटी को सुरक्षित रखा हुआ था वह विल्सन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें प्रेसिडेंट बताते हैं कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए विश्व को आबादी मिटानी होगी, जिसमें अफ्रीका के लोग सबसे पहले मारे जाएंगे क्योंकि वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। और प्रेसिडेंट ये भी बताता है कि इन्फेक्शन कैसे फैला और कैसे 10 को पहले हमारे वैज्ञानिकों को ऐसे खोज मिले जिनकी मृत्यु 1860 में हो गई थी। और ऐसा करते वक्त उन्हें एक मोटर भी मिला जिसमें से अजीब सी हरे रंग की रेडिएशन निकल रही थी और जब वैज्ञानिकों ने उस मोटर पर हथौड़ा मारा तो उसमें से जहरीली गैस निकली जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे और लोगों को मारने लगे और हर जगह ये वायरस फैल गया। हालांकि पहले इस आपदा को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अभी इस हाल में पहुंच चुके हैं कि हमें हथियारों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन तब भी हम इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और कहता है कि कृपया मेरी स्पीच से सीख ले और ऐसा कहकर वह अपने आप को गोली मार लेता है। इसके बाद महिला कर्नल और विल्सन के विरुद्ध आती है, किंतु उसके बातों में नहीं आता और कर्नल अपनी बेटे के साथ रूम में होता है और विल्सन उस महिला को आश्वासन देता है कि वह उसकी मदद जरूर करेंगे और फिर वह महिला अपने हाथ हुए एक्सीडेंट के बारे में कर्नल को बताती है। इसके बाद वे लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो डैम के पास पहुंच जाते हैं और एक के बाद एक ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। इसके बाद कर्नल को अपनी बेटे के साथ दिखाया जाता है और फिल्म यही खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।